गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं? द स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दैट while preparing for profit and loss account for a particular financial year, it is essential that the expenses, losses, income and gain relating only to the particular financial year should be considered. Suppose if accounts are being prepared for 1998, then no expenses, loss, gain or income relating to the 1997 or 1999 should be included while preparing the profit and loss account. It generally happens that the certain expenses relating to the trading period do not appear in the book of that financial period. On the other hand, it happens that expenses under certain heads such as insurance, telephone, subscription, etc. are paid for a year will in advance. It is necessary to synchronize carefully all items of expenditure to ascertain that all expenses paid or unpaid but relating to the period of trading or bought into the books of account. सबसे पहले तो ये समझो कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं। फाइनेंशियल ईयर के अंत में सभी अकाउंट की एंट्री पूरी हो चुकी होती है, लेकिन कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनकी एंट्री नहीं हो पाती है। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले इन हेड्स को हम लेन देन के हिसाब में शामिल करना जरूरी होता है, नहीं तो बिजनेस की जो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाती है। और इस हेड को शामिल करने के लिए, मतलब कि जितने भी हेड्स हैं उनको इंक्लूड करने के लिए जो अकाउंट बनाए जाते हैं उन्हें ही हम एडजस्टमेंट एंट्रीज के नाम से जानते हैं, या उन्हें ही हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। पहला आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? द गुड्स विच आर रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आर टर्म एज क्लोजिंग स्टॉक। जो भी गुड्स अनसोल्ड बचा होता है फाइनेंशियल ईयर में वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ अ गुड शुड नेवर बी वैल्यू एट सेलिंग प्राइस इफ द प्राइस एक्सीड cost price. If the market price less than cost price, the stock is value of a market price. अब देखो क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है, जो वर्ष के अंत में माल बिना बिके रह जाता है उसे ही हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का जो मूल्यांकन होता है वो लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से जो कम हो उस पर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? द प्रिवेलेंट प्रैक्टिस इन अ मॉडर्न बिजनेस इन दैट रेंट, सैलरीज, वेजेस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा ऑफ ईच मंथ आर पेड इन द सब्सिक्वेंट मंथ। Suppose the trading period of a business end on a 31st March, it would follow that the office rent, staff salaries, wages, interest, etc. for the month of March not having been paid in the that month will not appear in the book for the period ended 31st March, and yet expenses under these heads have been incurred as they belong to the current financial year ending 31st March. आउट इन स्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो कि फाइनेंशियल अकाउंट बनाते समय जो डेट तक पे तो हो गए हैं किंतु उनकी पेमेंट नहीं हुई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस? वेयर द एक्सपेंसेस हैव बीन पेड इन एडवांस, द नॉमिनल अकाउंट कंसिडर्ड शुड बी एडजस्टेड सो दैट द proportionate amount applicable of the period of trading only may be charged off to the trading in a profit and loss account as expenses for the particular year, and the amount paid in advance is shown in the balance sheet as asset under the heading prepaid expenses. इसमें क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होते हैं जिनका पेमेंट करंट ईयर में पेशगी के रूप में कर दिया जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑकर्ड इनकम। इनकम विच हैज बीन अर्न बट नॉट रिसीव, इट टर्म एज ऑकर्ड इनकम। ऐसी इनकम जो फाइनेंशियल ईयर के अंत तक कमा ली गई किंतु रिसीव नहीं हुई है, ऑकर्ड इनकम कहलाती है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें अनऑकर्ड इनकम। unearned income. Unearned income is income which has been received but has not been earned. Suppose if any financial year businessman receives some money and in the respect of which full services have not been rendered by him. मतलब कि ऐसी इनकम जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है किंतु इसी वर्ष रिसीव हो गई है, अन इनकम कहलाती है। इसके बाद आपका आता है डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन में क्या होता है? The term depreciation means permanent decline in a value of the asset due to wear and tear or from any other causes. Depreciation का मतलब होता है बच्चों, मतलब समझ लीजिए जैसे कोई ऐसी संपत्ति जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे फर्नीचर है, मशीन है, भवन है, तो ये जब संपत्ति या एसेट्स को हम जब यूज़ करते हैं तो ये घिसती व टूटती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष इनके मूल्य में कुछ ना कुछ कमी आती है, यही डेप्रिसिएशन कहलाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एप्रिसिएशन। When a country face problems such as drought, plague or war, then the government to the country circulate extra currency to overcome the prevailing problem. कभी कभी जब हमारी कंट्री कुछ प्रॉब्लम फेस करती है तो हमें गवर्नमेंट कुछ इन प्रॉब्लम से उभरने के लिए कुछ करेंसी देती है। द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड बाय एक्स्ट्रा सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड द प्राइसेस ऑफ वेरियस कम्युनिटी एसेट्स बीइंग अ राइज। एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन अ गेन फॉर द बिजनेस एंड शोन ऑन द क्रेडिट साइड। इसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है? A businessman expects his business to yield a much better return on the capital employed than it would have earned if the same amount was invested in the other securities. पूंजी वह धनराशि होती है, मतलब कि कैपिटल वह धनराशि होती है जो व्यापारी के द्वारा व्यापार चलाने के उद्देश्य से व्यापार में लगाई जाती है। ये बिजनेस का लायबिलिटी होती है कि व्यापारी एक निश्चित दर से इस कैपिटल पे इंटरेस्ट को वसूल करे, क्योंकि यदि वह इस धन को व्यापार में न लगा के कहीं और इन्वेस्ट करता है तो उस पर जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो व्यापार को सही लाभ सही मतलब जो व्यापार की सही प्रॉफिट है उसको एनालाइज करने के लिए व्यापार के व्यय के रूप में पूंजी पर ब्याज एडजस्टमेंट करना आवश्यक होता है। इसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है? अ बिजनेसमैन ऑफन ड्रॉन सम मनी आउट ऑफ हिज बिजनेस टू मीट हाउसेस पर्सनल एक्सपेंसेस। सच विड्रॉल रिड्यूस हिज कैपिटल बैलेंस इन द बिजनेस। इन सम केसेस सच ड्राइंग आर डेबिटेड टू द सेपरेट अकाउंट called drawing account and his account is then closed by the transfer to the capital account at the end of each financial year. व्यापारी द्वारा समय समय पे अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापार से जो भी रुपए निकाला जाता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं। इसमें पूंजी जो होती है वो कम हो जाती है। जब व्यापारी अपनी पूंजी में व्यापार से इंटरेस्ट वसूल करता है तो उसे इंटरेस्ट ऑन मतलब ड्राइंग के इंटरेस्ट मतलब जो भी ड्राइंग उसने पैसा निकाला उस पर इंटरेस्ट देना चाहिए। ठीक है, इसे जो होता है मतलब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो व्यापार के लिए लाभ होता है, किंतु व्यापारी के व्यक्तिगत में इसमें हानि होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? इन मॉडर्न बिजनेस मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर डन ऑन अ क्रेडिट basis, whether it is a small businessman or a big business house, all have a major percentage of a credit transaction in the business. देखो इसमें क्या होता है, जिन व्यक्तियों अथवा फर्मों को उधार माल बेचा जाता है वो हमारे क्या होते हैं? देनदार होते हैं। कई बार देनदार की मृत्यु हो जाने पे या दिवालिया हो जाने पे या किसी भी कारण से उनसे पूरा भुगतान प्राप्त नहीं हो पाता है। जो राशि देनदारों से प्राप्त नहीं हो पाती है उसे ही हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। यह व्यापार की हानि होती है, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड पीएल अकाउंट के ऋणी पक्ष में लिखते हैं। किंतु यदि अशोध ऋण को एडजस्टमेंट दिया जाता है तो उसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। इसके बाद आता है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। ये तो था बैड डेब्ट्स। अब रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स क्या होता है? आफ्टर राइटिंग ऑफ ऑल नोन बैड डेब्ट्स, the businessman tries to find out the list of those customers from whom payment may be doubtful. Such debts are called doubtful debts, and in order to arrive at an accurate figure of the net profit made in any particular financial year, इसमें क्या होता है? इससे मतलब अशोध ऋण जो होते हैं बैड डेब्ट से आशय होता है देनदारों से प्राप्त होने वाली उस राशि से जिसके बारे में यह निश्चित किया जा चुका है कि अब यह अमाउंट प्राप्त नहीं की जा सकती है। इससे आशय जो होता है मतलब डाउटफुल डेब्ट्स जो होते हैं देनदारों से प्राप्त होने वाली उस राशि से है जिससे गत अनुभव के आधार पर यह मानकर हम चलते हैं कि भविष्य में फ्यूचर में ये राशि प्राप्त हमें नहीं होगी। व्यापारी ऐसी हानियों की पूर्ति के लिए एक कोष का निर्माण करता है जिसे हम रिजर्व फॉर बैड्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स कहते हैं। अब इसके बाद आपका शुरू होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
जिसे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।